नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 16 जून 2026 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। कल देखो रिजल्ट आया, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं रिजल्ट के बाद में। फ़ोन पे बात हो रही है, नहीं क्लियर हुआ। देखो, जब बात होती है ना किसी भी एस्पायरेंट से रिजल्ट के बाद में, सही बताऊं तो ना बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन उस समय सुनना ही बहुत होता है। अभी जिन लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। हो सकता है टाइम लग जाए। खैर, डिस्कशन स्टार्ट करें। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला इशू हम डिस्कस करेंगे आज इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वाटर से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल ये द हिंदू का प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। और देखो, इवन वो बच्चे जो जिनका प्री क्लियर हो रहा है, जो मेंस लिखने वाले हैं, उनको डर है कि हमारा सिलेबस अभी कवर्ड नहीं है, आंसर राइटिंग कभी नहीं की है, एसए में डर लग रहा है, एथिक्स में डर लग रहा है, या फिर पहले मेंस दिया है, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। देखो, चिंता मत कीजिए, गोल्डन चांस है। मिलके मेहनत करेंगे, जो भी गलतियां हैं ठीक करेंगे। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉर्म लगा दूंगा, आप फिल करिए और करेंगे मेहनत। पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये स्कैन कर लेना टेलीग्राम, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, सरकार को ना एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक से शुरुआत करते हैं। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल देखो एक टाइप का ना अल्कोहल है। इसको ऑर्गेनिकली देखो पौधों से बनाया जाता है, यानी प्लांट से बनाया जाता है। जैसे शुगर केन हो गया, मेज हो गया यानी मक्का, या फिर राइस हो गया, तो इनसे इथेनॉल को बनाया जाता है। और जब देखो हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को, इथेनॉल को पेट्रोल से मिक्स करने की प्रोसेस को बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। और इंडिया का जो करंट टारगेट है वो है E20, यानी पेट्रोल जो आप मार्केट में परचेज करते हो ना, उसमें 20% इथेनॉल होना चाहिए, 80% पेट्रोल होना चाहिए। तो ये सरकार का टारगेट है। और देखो, जब ये स्कीम आई थी तो सरकार ने बहुत सारे फायदे गिनाए थे कि देखो, पेट्रोल में मान लो इथेनॉल बना के दिया जाएगा तो हमारे देश को कम पेट्रोल जो है, कम क्रूड ऑयल जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इथेनॉल हम हमारे देश में ही बना सकते हैं, तो हमें कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा तो डॉलर में परचेज करते हैं हम क्रूड ऑयल, तो डॉलर में परचेज करते हैं तो हमें कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बचेगा। फॉरेक्स रिजर्व बचेगा तो हमारा रुपी भी मजबूत होगा। और चूंकि इथेनॉल तो किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब राइस, शुगर केन, मेज, ये तो किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनसे इथेनॉल बन रहा है, तो इनडायरेक्टली किसानों की जो इनकम है वो भी बूस्ट होगी। तो ये सारी तमाम तरह की बातें बोली गई थी जब सरकार ने ये E20 की स्कीम लॉन्च की थी। उस समय इसको मास्टर स्ट्रोक बोला गया था कि एक पंथ चार काज। लेकिन देखो, अब आती है कहानी में एक बड़ी प्रॉब्लम। एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस सोवेल, इन्होंने एक बात बोली थी। इन्होंने ये बोला था कि इन इकोनॉमिक्स देयर आर नो सॉल्यूशंस, ओनली ट्रेड ऑफ। इकोनॉमिक्स में ना कोई सॉल्यूशंस नहीं होते। हम प्रॉब्लम एक जगह सोल्व कर रहे हैं तो दूसरी जगह उसे शिफ्ट कर रहे हैं। यही हो गया है E20 स्कीम में। आज हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पुश है, अब वो देखो इसलिए नहीं है कि हमें क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि आज हम जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ज्यादा जो इथेनॉल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एडजस्ट करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की दिक्कत आ गई है। ये दिक्कत है मेन। जैसे आप ये डेटा देखो, इंडिया को ना E20 टारगेट मीट करने के लिए ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग 20 वाला टारगेट मीट करने के लिए 10-11 बिलियन लीटर इथेनॉल चाहिए था, लेकिन आज हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं? 20 बिलियन लीटर से भी ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये तो नवंबर 2025 का डेटा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने की? 20 बिलियन लीटर्स। तो ये दिक्कत हो गई है। और 2026-23 में हमारी जो कैपेसिटी है वो 15% और इंक्रीज हो जाएगी।
जितना इथेनॉल हमको चाहिए ना पेट्रोल में मिक्स करने के लिए, उससे हम 2 गुना से भी ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतनी हमारे पास में कैपेसिटी है। तो ये दिक्कत है, मतलब आधी जो कैपेसिटी है उसे तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। एक बात आप पूछोगे कि इतनी ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो आई कैसे? देखो, सरकार ने ना सॉफ्ट लोन दे दिए। सॉफ्ट लोन मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिए। इंटरेस्ट पे सरकार ने सब्सिडी दे दी कि आपका मान लो 8% इंटरेस्ट लगता है, आप सिर्फ 5% दे दीजिए, 3% इंटरेस्ट हम देंगे आपकी तरफ से बैंक को। तो बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गई इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट कर दिए। जब देखो इतना पैसा लग गया तो मशीनरी अब चलानी पड़ेगी। अगर फैक्ट्रीज मान लो इतना पैसा लगने के बाद में बंद रहें तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी और रिटर्न नहीं आएगा। तो इसको ना स्ट्रैंडेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या फिर डूबा हुआ पैसा। तो उस डूबे हुए पैसे को बचाने के लिए अब सरकार की मजबूरी बन गई है डिमांड ढूंढना, यानी इथेनॉल जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करना। यह सरकार की मजबूरी बन गया है। और देखो, पहले ना सरकार ने सिर्फ शुगर केन यूज करने के लिए बोला था कि गन्ने से इथेनॉल प्रोड्यूस करो, लेकिन जब मार्केट में चीनी की कमी हो गई ना, क्योंकि इतना ज्यादा गन्ना तो इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए चला गया, मार्केट में चीनी की कमी हो गई, गन्ना ही नहीं तो चीनी बनेगी कैसे? तो सरकार को समझ में आया नहीं 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 नहीं, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज अब आप ज्यादा इस्टेब्लिश करो। ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज समझते हो? जैसे मेज या फिर जो राइस है, मक्का या फिर जो चावल वगैरह है, उसकी सहायता से आप इथेनॉल को प्रोड्यूस करो। इसके लिए सरकार ने ज्यादा इंसेंटिव दे दिए। लेकिन देखो एक चीज देखो, शुगर जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन इथेनॉल का प्राइस कौन फिक्स करता है? सरकार फिक्स करती है। तो शुगर मिल जो है ना, उनके लिए इंसेंटिव हो गया कि भैया हम तो इथेनॉल के लिए अपने गन्ने को हम ट्रांसफर करेंगे, ना कि चीनी बनाने के लिए, क्योंकि चीनी का रेट तो कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, लेकिन इथेनॉल पे तो सरकार प्राइस दे ही रही है ना। तो शुगर मिल वाले को भी ये हो गया कि हम गन्ने से शुगर नहीं बनाएंगे, हम गन्ने से इथेनॉल बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए सरकार फिक्स प्राइस देती है, वहां पे रिस्क कम है। तो ये चीज हो गई। अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है ये सारी बातें, लेकिन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट तो कम हुआ ना, क्रूड ऑयल तो बच रहा है क्योंकि इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में। नो, इसका आंसर नो है। मतलब बच रहा है लेकिन और कहीं नुकसान हो रहा है। देखो, अब मान लो शुगर केन हमें ज्यादा चाहिए, राइस चाहिए, मेज चाहिए, लेकिन भाई इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए, बहुत ज्यादा यूरिया, डीएपी, पोटास चाहिए। अब ये फर्टिलाइजर बनते हैं नेचुरल गैस की सहायता से, तो हमें नेचुरल गैस ज्यादा चाहिएगा, तो हमें नेचुरल गैस ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजर बनाए जा सके और उन फर्टिलाइजर का यूज किया जा सके ज्यादा शुगर केन, राइस और मेज प्रोड्यूस करने में। तो कहां क्रूड ऑयल हमें कम इंपोर्ट करना पड़ा? क्रूड ऑयल थोड़ा सा कम इंपोर्ट करना पड़ा तो नेचुरल गैस ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़ गई। और देखो, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, अगर किसान मान लो शुगर केन और मेज उगाएगा ज्यादा इथेनॉल के लिए, तो ऑयल सीड्स कौन उगाएगा? जैसे सरसों, सोयाबीन, तो दालें कौन उगाएगा? इंडिया में पहले से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं दालों का, ऑयल सीड्स का। अब हमें और ज्यादा ये दालें वगैरह, ऑयल वगैरह इंपोर्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि किसान तो मेज उगाने में लगा हुआ है, किसान तो ज्यादा शुगर केन उगाने में लगा हुआ है, राइस उगाने में लगा हुआ है। तो यहां पे भी दिक्कत हो गई। सिंपलेस्ट वर्डों में अगर मैं बोलूं, डिपेंडेंस कम नहीं हुई है क्रूड ऑयल के ऊपर, बस शिफ्ट हो गई है। तेल का इंपोर्ट मानते हैं थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फर्टिलाइजर का बढ़ गया, खाने के तेल का इंपोर्ट बढ़ गया। समझ गए? और कुछ लोग बोलते हैं ना कि इथेनॉल से मतलब फायदा होता है। भाई मतलब एमिशन कम होता है, लेकिन गाड़ी की जो माइलेज है वो भी तो कम हो गई ना इथेनॉल से। इथेनॉल को मिक्स किया गया, कम हो गई माइलेज गाड़ी की। और इवन इन्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव आप देखो, एक शुगर केन 1 लीटर शुगर केन इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में कितना वाटर लगता है? 2860। 1 लीटर मेज इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में कितना पानी लगता है? 4093। 1 लीटर राइस इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में कितना पानी लगता है? 10,790 लीटर। ये आपको
चौंकाएगा क्यों? क्योंकि इसके बाद दूसरा आर्टिकल पानी से रिलेटेड है और इंडिया में देखो 500 इथेनॉल डिस्टिलरीज हैं। अब राइस मेज से बनने वाला जो इथेनॉल है ना वो बढ़ रहा है, शुगर केन से बनने वाला इथेनॉल थोड़ा घट रहा है। तो सोचो पानी का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप देखो कितना ज्यादा पानी का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र का आप सिंपल एग्जांपल लो, ये नीचे केस स्टडी है महाराष्ट्र की। वहां पे शुगर केन सिर्फ देखो 10% क्रॉप्ड एरिया में उगता है, पर स्टेट का 50% जो इरिगेशन वाटर है अकेला देखो गन्ना पी जाता है। अगर हम इथेनॉल के लिए और गन्ना उगाएंगे तो ऑलरेडी जो हमारा वाटर सिस्टम स्ट्रेस्ड है ना वो तो तबाह हो जाएगा, इतनी ज्यादा दिक्कत है। लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, करना क्या चाहिए। देखो हमें ना सिर्फ E20 या फिर E30 के ब्लेंडिंग टारगेट से नहीं देखना है, हमें ब्रॉडर असेसमेंट करना होगा हमारा जो पानी का यूज है वो कैसे हो रहा है। दूसरा, हम किस क्रॉप को उगाने का इंसेंटिव दे रहे हैं इनडायरेक्टली। तीसरा, क्या सच में इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है या फिर शिफ्ट हो रहा है। चौथा, लॉन्ग टर्म नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसा है। लॉन्ग टर्म नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जमीन है, पानी है, इनका एलोकेशन कैसे हो रहा है लॉन्ग टर्म में हमें देखना होगा। हम फ्यूल टारगेट के लिए फूड सिक्योरिटी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आपकी क्या राय है इस बारे में आप भी बताइएगा। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो मेंस के आंसर्स में। और ये सरकार ने क्वेश्चन पूछा था सरकार ने नहीं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2012 में प्रीलिम से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। यूपीएससी 2021 में ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। इवन मेंस में भी ये पूछ लिया गया था, डिस्कस द इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वाटर स्कैर्सिटी से संबंधित है। सिलेबस में ना आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मई का महीना आपको याद होगा, मई के महीने में ना हमारे देश में बहुत ज्यादा गर्मी थी। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर, गुजरात का अहमदाबाद, राजस्थान का बाड़मेर, हर जगह टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्रॉस कर गया था। तो इस हीट वेव का रिजल्ट क्या हुआ? पानी की कमी। एक तो देखो गर्मी ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा लगता है, ऊपर से पानी इवापोरेट भी ज्यादा होता है, इस वजह से पानी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, पानी की कमी हो जाती है। छोटे सिटीज को आप आज के समय में देखोगे ना तो वहां पे जो प्राइवेट टैंकर है वो तो बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। टैंकर माफियाज का राज चल रहा है आज के समय में छोटे शहरों में। और जो बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे शहर, उनका हाल भी काफी ज्यादा बुरा है। जो दिल्ली जैसे शहर है ना वो अपर रिपेरियन स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं पानी के लिए, कॉस्ट ज्यादा लगती है, रिस्क काफी ज्यादा है। तो ये हमारे आज के देश में सिचुएशन है, पानी की कमी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है आप देख लीजिए। अगर देखो किसी देश में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अगर मान लो 1700 मीटर क्यूब से ज्यादा है ना तो देखो कंफर्टेबल है सिचुएशन। अगर मान लो किसी देश में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 मीटर क्यूब से कम है तो मतलब वाटर स्ट्रेस है। और अगर मान लो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 मीटर क्यूब से कम है तो भाई फिर तो उस देश में वाटर स्कैरिसिटी है। लेकिन 2050 आते आते ना हमारे देश में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1200 मीटर क्यूब से कम आ जाएगी। तो हालात इतने ज्यादा बुरे होने वाले हैं। इस प्रकार से राइटर ने पहले प्रॉब्लम बता दी, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो एक ही है, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। मतलब थोड़ा अलग ढंग से सॉल्यूशन दिया गया है इस आर्टिकल में। देखो डोमेस्टिक जो सीवेज वाला पानी है ना, गंदा पानी है, उसको साफ करके वापस से यूज करना, इसे बोलते हैं सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। अभी ना हम लीनियर इकोनॉमी में हैं, पानी हम यूज करते हैं, फेंक देते हैं, वो पानी जो है वो चला जाता है, वाटर बॉडीज में मिल जाता है, नदी में चला जाता है, जो भी हम करते हैं। लेकिन हमें बनना होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। पानी की वेस्टेज कम करो, पानी को रीयूज करो और रिसाइकल करो। अभी हमारा जो मॉडल है टेक, मेक, डिस्पोज, यूज करो और फेंक दो।
और देखो ट्रीटेड वाटर कहाँ पे यूज करें? वहां जहां पे देखो ह्यूमन कांटेक्ट ना हो। ट्रीटेड वाटर को, सीवेज वाले गंदे पानी को हम देखो नहाने में तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है वहां पे यूज कर सकते हैं। ऐसे पानी को बोलते हैं नॉन पोर्टेबल वाटर। जैसे देखो खेती में यूज कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग में, पब्लिक पार्क्स में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पब्लिक टॉयलेट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, लेक्स को रिवाइव करने में, वाटर बॉडीज में, यहां पे हर जगह पे हम यूज कर सकते हैं खराब पानी को। और देखो अगर हम सीवेज वाले पानी को रीयूज करते हैं ना तो इसके बहुत फायदे होंगे। एक तो 3 लाख करोड़ का नया मार्केट जनरेट होगा, नए नए प्लांट्स लगेंगे तो उनमें तो जॉब्स क्रिएट होंगी, पैसा बनेगा। और देखो 2047 तक 1 लाख नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी अगर अगर ये वाले सीवेज वाले पानी को रीयूज करने वाले प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगते हैं तो वाटर स्ट्रेस भी कम होगा। आप रियल एग्जांपल्स देखिए, महाराष्ट्र का एक शहर जो मुंबई के नजदीक है, थाने। थाने शहर आप देखिए, अब थाने में हर दिन ना 53 एमएलडी, एमएलडी मतलब मिलियन लीटर पर डे, इतनी पानी की कमी होती है थाने शहर में। अगर वो अपना ट्रीटेड वाटर यूज कर लेना तो ये जो कमी होती है थाने शहर में 53 एमएलडी की, वो डेफिसिट पूरा हो जाएगा अगर थाने शहर अपना ट्रीटेड वाटर रीयूज करे तो राइटर ना 4 एक्शंस देते हैं कैसे ये पूरा प्लान काम कर सकता है। सबसे पहले सिटी स्पेसिफिक रीयूज प्लान्स। अभी देखो 14 राज्यों ने ना रीयूज की पॉलिसी बनाई है, जैसे उत्तराखंड ने, यूपी ने, उड़ीसा ने, सबने पानी को रीयूज करने वाली पॉलिसी को नोटिफाई किया है। ये अच्छा स्टेप है, लेकिन देखो ये सफिशिएंट नहीं है। हमें ना सिटी स्पेसिफिक प्लान्स चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हर शहर की जो जरूरत है वो अलग होती है। जैसे देखो चेन्नई में प्रायोरिटी क्या है? लेक्स और वाटर बॉडीज को बचाना। थाने में यहां पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पानी चाहिए। सूरत में यहां पे इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए। तो हर शहर की जरूरत अलग है, इसलिए टारगेट, रेवेन्यू और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ना शहर के हिसाब से होने चाहिए, राज्य के हिसाब से नहीं होने चाहिए। तो ये पहला एक्शन है। अब दूसरे एक्शन की बात करते हैं। पैसा कहां से आएगा? पानी को रीयूज करने के लिए बनाना है तो पैसा कहां से आएगा? देखो इंडिया में ना 50% से कम अर्बन एरियाज में ना सीवेज का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी तो बाहर नालियां गुजर रही हैं बस। तो 2021 का डेटा ये कहता है अभी ना 1/3 से भी कम सीवेज वाटर ट्रीट होता है। पहली तो बात, हर जगह सीवेज का नेटवर्क ही नहीं है। दूसरी चीज, जहां पे सीवेज का नेटवर्क है वहां पे सिर्फ 1/3 जो वाटर है वो रीयूज होता है, वो ट्रीट होता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, बिजली नहीं है, फंड्स नहीं है। और सिर्फ सरकार के पैसे से देखो काम नहीं चलने वाला है, सरकार के पास में उतना पैसा नहीं है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहां पे जरूरी है। इसलिए राइटर सजेस्ट करते हैं ब्लेंडेड फाइनेंस का मॉडल। टेक्निकल टर्म्स में नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि ब्लेंडेड फाइनेंस या फिर हाइब्रिड एन्युनिटी मॉडल होता क्या है। जैसे देखो एक मिशन था, नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा। इसमें हमने ये हैम वाला मॉडल यूज किया, हाइब्रिड एन्युनिटी मॉडल। इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों रिस्क जो हैं वो शेयर करते हैं। जैसे देखो सरकार ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा देती है, फॉर एग्जांपल 40%। 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 40 लाख सरकार दे देगी शुरू में। बाकी 60% पैसा जो है वो प्राइवेट प्लेयर लगाता है और सरकार उस बाकी पैसे को ना धीरे धीरे वापस करती है एन्युनिटी के तौर पे। समझ गए? बाकी जो पैसा 60% प्राइवेट प्लेयर ने लगाया है ना, सरकार वो धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर को एन्युनिटी के तौर पे वापस कर देगी। तो ये मॉडल हमें चाहिए, हाइब्रिड एन्युनिटी मॉडल। अब तीसरा है, तीसरे पॉइंट में राइटर कहते हैं आपको भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ना इंप्रूव करना होगा। आज के समय में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं ना वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फेल हो रहे हैं। उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं है वो जो एसटीपी प्लांट्स हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मेंटेनेंस तो बहुत खराब है, लेकिन इसके अलावा ना इंडस्ट्रीज का जो टॉक्सिक केमिकल वाला पानी है ना
वो देखो नालियों में बहा दिया जाता है। अब नालियों में जहरीला पानी इंडस्ट्री से निकलने वाला मिक्स हो गया। अब जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से चलते हैं, क्योंकि ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो कचरा खा जाते हैं। लेकिन ये जो इंडस्ट्री वाला पानी था ना जहरीला, उन्होंने बैक्टीरियाज को भी मार दिया। बैक्टीरियाज को भी मार दिया तो भाई वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चलेंगे कैसे, वो तो खराब हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन ये है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होना चाहिए इंडस्ट्रीज की तरफ से। किसी भी कीमत पे जो जहरीला पानी है ना केमिकल वाला, वो नलियों नालियों में नहीं जाना चाहिए। एक बूंद भी गंदा पानी नहीं आना चाहिए इंडस्ट्रीज से बाहर। जो आपका गंदा पानी है भाई, आप अपने लेवल पे उसे ट्रीट करो, पब्लिक वाली नाली में मत भेजो। लेकिन देखो छोटी छोटी जो यूनिट्स है ना, वो ये रूल तोड़ देती हैं। तो हमें एआई और नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स को पकड़ना पड़ेगा, और हमें उन इंडस्ट्रीज को थोड़ा इंसेंटिव भी देना पड़ेगा जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली पॉलिसी फॉलो करते हैं, गंदा पानी कुछ भी बाहर रिलीज नहीं करते, खुद से ही ट्रीट करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं नेशनल सर्कुलर वाटर मिशन। हमें देखो एक नेशनल मिशन चाहिए, नेशनल मिशन सर्कुलर वाटर को लेके। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो जो पेरी अर्बन एरियाज है ना, जैसे मान लो दिल्ली का आउटर एरिया हो गया, अब वहां पे ना छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे। ये जो फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, ये ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करने वाले प्लांट होते हैं। ये ना छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड हमें लगाने होंगे, कई कई जगह पे छोटे छोटे हमें लगाने पड़ेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएं, मतलब एक अलग कंपनी जो सिर्फ वाटर को रीयूज करने वाला प्रोजेक्ट देखे और कुछ ना देखे। फिर फ्रेश वाटर को देखो हमें ना एक एसेट क्लास मानना पड़ेगा। पानी फ्री है इसलिए लोग उसकी इज्जत नहीं करते, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन देखो जब पानी की कीमत होगी ना, तो लोग ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, गरीबों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि पानी के लिए भी उनको पैसा देना पड़ेगा, तो उनका काम नहीं चलेगा। तो लॉन्ग टर्म में तो भारत डेवलप करेगा, तभी फिर गरीब लोगों को दिक्कत नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी सब्सिडी की, लेकिन अभी तो जरूरत है। लास्ट में देखो बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। ट्रीटेड वाटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसे देखो शहर की लाइफ का हिस्सा मानना पड़ेगा। समझ गए? तो कंक्लूजन देखो यही है, इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, लेकिन देखो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम वाटर रिजिलियंट कंट्री होंगे। और इसके लिए जरूरी क्या है, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में आप यूज कर सकते हो, और ये पास्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे, जहां पे आप आज के आर्टिकल के पॉइंट यूज कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मुझे एक बात बताइए, सरकार यानी पुलिस किसी को भी कब अरेस्ट करती है? यूजली देखो जब क्राइम हो जाता है। अब इसको बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन, समझ गए? लेकिन कई बार इवन क्राइम होने से पहले भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है बिफोर क्राइम, मतलब इस शक के आधार पे कि फ्यूचर में कोई रॉन्ग डूइंग हो सकती है, कोई गलत काम ये बंदा कर सकता है, तो क्राइम होने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि क्राइम को रोका जा सके। आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ईरा में ना एक कानून था रोलेट एक्ट, 1919 में आया था, 1919 में रोलेट एक्ट आया था। उसका नारा क्या था? नारा यही तो था, ना दलील ना वकील ना अपील। ये उस समय रोलेट एक्ट का नारा था। ये एक प्रकार से देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन ही था। आजादी के बाद देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको ना आर्टिकल 22 सेक्शन 3 में जगह दी। उनको ये लगा यार पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो भाई किसी भी सिचुएशन में इसका यूज कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, इमरजेंसी ना भी हो तो भी यूज कर लिया जाता है। तो इस सेक्शन 22 आर्टिकल 22 सेक्शन 3 का ना बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और देखो एक डेमोक्रेसी में ना बिना क्राइम प्रूव हुए जेल में डालना बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप है, बिना क्राइम हुए जेल में डालना, क्योंकि डेमोक्रेसी तो टिकी इस चीज पे टिकी है ना, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी।
लेकिन आप किसी की लिबर्टी छीन रहे हो बिना क्राइम प्रूव हुए। अब आर्टिकल पे आते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना एक केस सुना, केस का नाम था चंद्रपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आप सोच के देखिए, एक सिचुएशन, आपका ना अपने पड़ोसी से छोटा सा झगड़ा हो गया, पार्किंग का इशू या फिर कचरा फेंकने का इशू था, और पुलिस आकर ना आपको जेल में डाल दे। आप बोलोगे इतने छोटे से इशू पे? लेकिन यही हुआ चंद्रपाल सिंह के साथ में। वो एक फिजिकली चैलेंज्ड दलित एडवोकेट हैं। एक छोटे मोटे पड़ोसी के साथ डिस्प्यूट में ना उनको प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया। सोच के देखो, संविधान निर्माताओं ने जो प्रोविजन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए किया था, उसको पुलिस ने कैसे यूज किया? एक छोटे मोटे पड़ोसी के झगड़े में यूज कर लिया। हाईकोर्ट ने इस एक्शन को ना, पुलिस के इस एक्शन को हाईली इररिस्पॉन्सिबल बोला कि भाई तुम्हें अकल नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग। कोर्ट ने यह भी बोला कि स्टेट की मशीनरी लोगों की आजादी छीन रही है, ये उल्टा हो रहा है। सरकार का काम है लोगों की आजादी को प्रोटेक्ट करना, आप लोगों की आजादी छीन रहे हो, वो भी सिर्फ छोटी मोटी आशंकाओं पे। लेकिन देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही किया, बट आप सोच के देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कितने केसेस सामने आ रहे हैं। अकेले गाजियाबाद में 2500 से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस सामने आए। और ये डेटा कब से कब तक का है? मई 2025 से लेके अप्रैल 2026 के बीच का ये डेटा है। सिर्फ यूपी के गाजियाबाद में एक साल के अंदर इतने ज्यादा लोगों का प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ। सोच के देखो, एक साल में एक जिले से 2500 लोग। यूपी स्टेट की ना 2021 में एक पॉलिसी आई थी इसको रोकने के लिए, ये सब पुलिस जो करती है ना इसको रोकने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर इसका देखो कोई असर दिखा ही नहीं। सोच के देखो, हम ना इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस है, जो एसएचओ है, वो रिश्वत देके आया है, उसको नहीं पता। सही बोल रहा हूं, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। अभी देखो, जब से डिजिटलाइजेशन आया है, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, थोड़ा बहुत रिश्वतखोरी कम हुई है। पहले तो सारे ये एसएचओ वगैरह सीधा पैसे देके ही भर्ती होते थे ज्यादातर राज्यों में। आज भी बहुत रिश्वत चलती है, लेकिन पहले से सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लोगों का प्रेशर बढ़ा है इस वजह से। तो उनको कुछ नहीं पता, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पैसे देके भर्ती हो गए या फिर अपने नेता के साथ में पहुंच थी, भर्ती हो गए। अब उनको नहीं पता संविधान का आर्टिकल 22-30 किस कंटेक्स्ट में आया था, उन्हें नहीं पता संविधान निर्माताओं की डिबेट क्या थी, उन्हें नहीं पता। वो सिर्फ ये देखते हैं, अच्छा वो गंगाजल मूवी का डायलॉग नहीं है, 1 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ के जेल में डाल देंगे, बस वही चलता है। कायदा कानून लगा के घुसेड़ देते हैं जेल में। तो क्यों होता रहता है ये देखो, इसलिए होता रहता है क्योंकि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की रिलेक्टेंस। स्टेट जो है अपने ऑफिसर्स को ना कभी सजा नहीं देता। मान लो कोई एसएचओ गलत कर रहा है, कोई एसपी गलत कर रहा है, तो स्टेट को सजा देनी चाहिए ना, उनको पेनलाइज करना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए। कभी नहीं लेता गवर्नमेंट कभी नहीं लेती, तो उनका जो डर है वो और ज्यादा खुलता जाता है। और मजिस्ट्रेट किस बेस पे जज किए जाते हैं? उनके डिस्ट्रिक्ट में पीस है या नहीं है, इस बेस पे किसी मजिस्ट्रेट को जज किया जाता है। तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स का गैप है। मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव से ही बिलोंग करते हैं, तो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट है ही नहीं इन केसेस में। ये तो चलो चंद्रपाल सिंह ने हाईकोर्ट में केस कर दिया, तब मामला वो हो गया। अदरवाइज जो बेचारे गरीब हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं है, उनको तो सीधा प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप सोनम वांगचुक का केस देख लीजिए, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। आर्टिकल ये कहता है कि देखो, पीस मेंटेन करने के बहाने ना उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। पीस देखो ऐसे मेंटेन नहीं होती। स्टेट को ना पीस के साथ पीस मेंटेन करनी चाहिए, ना कि इतने भारी भरकम सेक्शंस लगा के और किसी को धक्के से जेल में डाल के। पहले देखो, हमारे पास में सीआरपीसी हुआ करता था, उसमें सेक्शन 107 और 151 थे, जिसको पुलिस खूब मिसयूज करती थी। लेकिन अब बीएनएस आ गया, बीएनडब्ल्यूएस आ गया। अब इसमें सेक्शन 126 और सेक्शन 170 है। तो इस केस में देखो, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना गाइडलाइंस दी हैं। गाइडलाइंस जैसे भाई, पैटी डिस्प्यूट्स में, छोटे मोटे मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे भारी भरकम प्रोविजन का मिसयूज ना किया जाए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
उनको देखो रिटर्न स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन देना होगा जब भी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर देते हैं। होता क्या है, जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो भी देखो कुछ भी वेग रीजन दे देते हैं। कम्युनल टेंशन के नाम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेते हैं एक्टिविस्ट वगैरह का, फिर उनको ना भारी भरकम बॉन्ड देना पड़ता है जमानत के लिए, और वो भारी भरकम महंगा बॉन्ड दे नहीं पाते तो वो जेल में ही रह जाते हैं काफी दिन। फिर जो अपीलेट कोर्ट्स है ना, जैसे मान लो जहां पे अपील होती है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट, इनको भी देखो डिटेंशन, जहां पे अगर डिटेंशन अनलॉफुल निकला तो ऑर्डर देना चाहिए विक्टिम को कंपनसेशन दो, और जिसने ऑर्डर दिया डिटेंशन का उसके खिलाफ पेनल्टी लगनी चाहिए, तब जाके ये कम होंगे केसेस। और कंपनसेशन को रिकवर किया जाए ऑफिसर की सैलरी से, तब वो सोच समझ के यूज करेंगे इस प्रोविजन का। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइंस हैं, लेकिन वही बात है एग्जीक्यूटिव रिलेक्टेंस। जैसे मैंने बताया, स्टेट जो है वो एक्शन लेता नहीं है अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट। मजिस्ट्रेट का करियर पीस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव ओवररीच, चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, ये सब। और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, जहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। ये पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 3 है जो पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।